डियर लर्नर्स, डियर फ्यूचर ऑफिसर, डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अभिषेक सिंह सिंगा क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आ रहा है, अपने रिदम को बनाए रखना है, प्रेशर इतना हावी नहीं होने देना है कि आपकी जो सालों भर की मेहनत जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए इस एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से। जिस तरह से आपने पूरे साल मेहनत की है उसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी हम लोग देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में समझा था, क्या क्या पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जाना था, मोशंस के बारे में जाना था, रेजोल्यूशंस के बारे में जाना था। आज हम लोग कैसे एक बिल एक्ट बन जाता है, कैसे एक प्रस्ताव एक कानून बन जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उस पूरी जो प्रोसेस है, जो एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होती है कि हाउ अ बिल बिकम एन एक्ट, बिल और एक्ट में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज क्या क्या टॉपिक डिस्कशन करना है, बिल के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ बिल देखेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस देखेंगे और वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट समझेंगे, ठीक है। बिल क्या होता है, देखो, जब कोई भी मंत्री, कोई भी एमपी या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में आप कोई एमएलए किसी प्रस्ताव को रखता है कि मैं इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे कोई कानून लाना चाहता हूँ, तो वो जो प्रस्ताव होता है ना, वो जो मुद्दा होता है जिस पे कानून बनाया जाना है, जिस पे कानून को कोई एक्ट बनाना है, वो प्रस्ताव ही बिल कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कोई भी मुद्दा जिस पे कोई मंत्री कानून बनाना चाहता है, वो जो मुद्दा होता है वही बिल कहा जाता है। इसको अगर आप फॉर्मल, मतलब मुद्दा तो एक इनफॉर्मल वर्ड हो गया, प्रस्ताव इनफॉर्मल वर्ड हो गया, बट इसको फॉर्मल लैंग्वेज में बेसिकली बिल कहते हैं। अ बिल इज ए ड्राफ्ट, ठीक है, ऑफ ए प्रपोज्ड लॉ दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन एंड अप्रूवल, ठीक है। ये एक प्रपोज्ड किसी भी लॉ को बनाने के लिए एक ड्राफ्ट पेपर होता है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है। वंस इट इज passed by both houses of parliament and receives the president assent, it becomes an act. तो बिल और एक्ट में डिफरेंस समझ में आया। आज का ये लेक्चर इसी जर्नी को कवर करता है कि कैसे हमें बिल से लेके एक्ट तक पहुंचना है। शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स देख लेते हैं। उस बिल्स को एक्ट बनाने से पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल देखते हैं, कितने तरीके के बिल्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जो बिल कुछ और नहीं होगा वो ऑर्डिनरी बिल होगा। इसका क्या मतलब है, समझते हैं, लास्ट में आएंगे तब पता लगेगा आपको। देखते हैं मनी बिल क्या होता है। कोई भी ऐसा बिल जो टैक्सेशन, बोरोइंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डील करता है, दैट इज कॉल्ड ए मनी बिल, ठीक है। बेसिकली मनी बिल का जो मेंशन है वो आर्टिकल 110 में किया गया है। आर्टिकल 110 के अंडर में कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं। अगर कोई भी बिल उन कैटेगरीज में आता है तो दैट बिल इज कॉल्ड अ मनी बिल। ये कैटेगरीज क्या क्या हैं जरा वो भी देख लें। imposition, abolition, remission, alteration or regulation of taxes except taxes by the local bodies, borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India or amending the law regarding the finance obligations, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ मनी बोरो कर रही है, ठीक है, या गारंटी कर रही है कि पैसे देने की, ठीक है, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये भी आपके मनी बिल की कैटेगरी में आएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और अकाउंट पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और देयर कस्टडी और इशू, ठीक है। एनी मैटर इंसिडेंटल टू द एबव प्रोविजंस। अब ये जो सारी कैटेगरीज जो हैं ये आर्टिकल 110 में है। अब कोई भी बिल जो इनमें से किसी भी कैटेगरी को मीट करेगा वो मनी बिल कहलाएगा, ठीक है। मनी बिल का डिसीजन कौन लेगा, कौन बताएगा कि ये बिल जो है वो मनी बिल की कैटेगरी में आता है, तो ये डिसाइडेड होता है बाय द स्पीकर। देखो, आपने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव लेके आप जाओगे स्पीकर के पास कि मुझे इस पर लॉ बनाना है। स्पीकर ही उस चीज़ को बताएगा कि ये मनी बिल है कि ये फाइनेंस बिल है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस बिल भी आपको फाइनेंस के साथ डील करता है। बट मनी बिल के बारे में स्पेशली 110 में मेंशन है, आर्टिकल 110 में, और दिस इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत होती है प्रेसिडेंट की। अगर इनकी रिकमेंडेशन नहीं होगी तो फिर मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए।
इसीलिए मनी बिल को प्रेसिडेंट साहब जो होता है विथहोल्ड नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना। ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, जब उसको पास कराना होता है तो उसको प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है, यूजिंग हिज वीटो पावर, ठीक। बट मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है, मतलब उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड इट, इट कैन ओनली सजेस्ट चेंजेस विद इन 14 डेज। देखो लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हुआ, इसको पास किया गया, फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम होता है, 14 दिन में ये कुछ रिकमेंडेशंस देता है, 14 दिन में रिकमेंडेशन देता है, उसको लोकसभा चाहे माने चाहे ना माने। अगर नहीं भी मानेगा और लोग राज्यसभा की रिकमेंडेशंस, तो भी लोकसभा द्वारा बनाया गया वो ड्राफ्ट है वो फाइनल मान लिया जाएगा और उसको प्रेसिडेंट सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक। The Speaker of Lok Sabha certifies a bill as a money bill. If not passed within 14 days, it deemed passed. मतलब राज्यसभा से अगर 14 दिन के अंदर ये पास नहीं होता है तो उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है और इसे पास मान लिया जाता है। अब देखो दूसरा समझते हैं फाइनेंस बिल। इसका मेंशन आर्टिकल 117 में, ये भी फाइनेंस मैटर्स की तरह डील करता है, बट ये फाइनेंशियल मैटर्स में डील करता है, बट ये मनी बिल नहीं होता है। इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत होती है। फाइनेंशियल बिल में भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ इसकी प्रेसिडेंट की जरूरत होती है, बट इसमें और मनी बिल में एक डिफरेंस है। मनी बिल के केस में क्या होता था, राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती थी, बट फाइनेंशियल बिल के केस में राज्यसभा चाहे तो, और वो अगर राज्यसभा से ये पास नहीं हुआ तो डेडलॉक की सिचुएशन आ जाएगी। या मनी बिल के केस में आप यूं समझो कि जब मनी बिल होता है तो राज्यसभा के केस में जो होता है नो पावर, ठीक। बट अगर फाइनेंशियल बिल है आपका तो इस केस में फुल पावर राज्यसभा चाहेगी, तो इस बिल पे डिबेट डिस्कशन होगा और वो नहीं पास करेगी राज्यसभा, तो इन दैट केस देयर आर चांसेस ऑफ डेडलॉक सिचुएशन। फाइनेंशियल बिल के बारे में हमारा आर्टिकल 117 में मेंशन किया गया है। फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, सिमिलर टू मनी बिल बट कंटेन्स अदर प्रोविजंस रिक्वायर्स राज्यसभा अप्रूवल। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्रोविजन बट ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी बिल। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके बारे में हमारे आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कुछ चेंजेस लाना चाहते हो। अब इसमें कुछ सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए इनका अप्रूवल, है ना। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसमें स्टेट का भी जो हित होता है उनको अफेक्ट करता है, जैसे जीएसटी वाला एक्ट आया गया था, है ना। जीएसटी जो एक्ट लाया गया था तो उसमें क्या था, वो कहीं ना कहीं स्टेट के जो टैक्सेस है, जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, उसको भी अफेक्ट कर रहा था, है ना। तो वहाँ पे स्टेट्स की भी रजामंदी चाहिए होती है। तो amends provision of the constitution requires special majority, two-third members present and voting plus 50% of the membership cannot be sent for the joint sitting। इसमें कोई joint sitting नहीं होती है, ये राज्यसभा लोकसभा दोनों में शुरू किया जा सकता है। some amendment require ratification by at least 50% of state legislatures। जिन बिल्स में आपका स्टेट के हित को अफेक्ट हो रहा है, स्टेट भी अफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी परमिशन की जरूरत होती है, वहाँ से भी उनको पास कराना होता है। प्राइवेट मेंबर बिल, देखो प्राइवेट मेंबर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। प्रेस जो पार्लियामेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब लोकसभा में या राज्यसभा में बहुत सारे ऐसे एमपीज होते हैं जिनको कोई मंत्रालय दिया जाता है, जो मिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। जो एमपी मिनिस्टर नहीं है दे आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। जो भी एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है वो क्या है, वो प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल आएगा तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है इनका इंपॉर्टेंस कंपेरेटिवली कम होता है उन बिल्स के कंपैरिजन में जो एक मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। और मिनिस्टर जो बिल आते हैं उसको पब्लिक बिल कहा जाता है, ठीक है। प्राइवेट मेंबर को बिल लाने के लिए कम से कम 1 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, उसको लाने से पहले 1 मंथ का एक नोटिफिकेशन देना होता है कि मैं ये बिल लाना चाहता हूँ, ठीक है। जबकि पब्लिक मेंबर बिल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
देखो पब्लिक मेंबर जो बिल होता है वो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट के किसी आदमी के द्वारा लाया जाएगा, है ना। जनरली ऐसा ही होता है ना कि जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है वो अपने ही लोगों को मिनिस्टर बनाती है ना। और जो अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं वो प्राइवेट मेंबर होते हैं, वो एमपी तो होते हैं बट अपोजिशन लीडर में या अपोजिशन पार्टी में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका पब्लिक बिल होता है इनके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मेजोरिटी नहीं मिलती है ना। और पब्लिक मेंबर बिल अगर पास नहीं हुआ तो डेट्स अ इंडिकेशन कि सरकार को मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। डेट्स अ इंडिकेशन कि सरकार अगर आपकी कोalition की है और आपने कोई पब्लिक मेंबर बिल नहीं पास हो रहा है, डेट मीन्स सरकार से कुछ पार्टियां नाराज चल रही है, उस केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया जा सकता है, जिसके बारे में लास्ट में मैंने बताया था। सरकार गिर सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है। अब यहाँ तक टाइप्स ऑफ बिल आपको समझ में आए, ठीक। अब देखो पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल में एक बार डिफरेंस भी समझ लेते हैं। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर दैट अफेक्ट्स जनरल पब्लिक और द एंटायर कंट्री। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉन मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर दैट अफेक्ट्स द स्पेसिफिक इंडिविजुअल कम्युनिटीज और द ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, पब्लिक बिल जो होता है वो जनरल बिल या एंटायर कंट्री को अफेक्ट करता है, या और दूसरा प्राइवेट बिल जो है दैट अफेक्ट्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल कम्युनिटीज और द ग्रुप। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर हम आपके जैसे लोग नहीं, इसका मतलब समझाया ना, वो लोग जो मंत्री, वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है। डील्स विद द नेशनल पॉलिसीज एंड ऑन गवर्नमेंट मैटर, डील विद स्पेसिफिक इश्यूज अफेक्टिंग इंडिविजुअल और द ग्रुप्स, हैज फुल गवर्नमेंट सपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, मंत्री तो जो पार्टी रूलिंग में है उसी के पार्टी से होंगे, ठीक है, तो उनको सपोर्ट होता है, इनका कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं होता है। गिवन प्रायोरिटी एंड हायर चांसेस ऑफ पासेस, लेस प्रायोरिटी एंड रेयरली पास्ड। बजट बिल, जीएसटी बिल, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर, एग्जांपल दी। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। अगर अभी तक जितना भी हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है चीज़ें समझ में आई हैं, क्लियर हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक जरूर देना। मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब ऑर्डिनरी बिल समझ लो, आपने देख लिया, सारे बिल्स देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देख लिया, मनी बिल देख लिया, फाइनेंशियल बिल देख लिया। अब जो बिल मनी बिल नहीं है, जो मनी मैटर्स के साथ डील नहीं करता है, वो आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कोई बिल लाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, आपका ऑर्डिनरी बिल। सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट को बनने से पहले उसको रिगार्डिंग बिल लाया गया होगा, है ना, तो ये क्या हुआ, ऑर्डिनरी बिल हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज आपका ऑर्डिनरी बिल है, कोई एक बिल पास किया गया, अब ये दोनों हाउसेस में जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा। अब एक सिचुएशन है, या तो डेडलॉक की सिचुएशन आ जाए कि एक जगह से पास हुआ दूसरे में नहीं हुआ, दूसरे में है कि दोनों जगह से पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट साहब इसको देखेंगे, इसे इनके पास है, या तो साइन कर देंगे, साइन नहीं करेंगे तो फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, है ना, दोनों हाउसेस के पास, इसके लिए रिकंसिडरेशन के लिए, उन्हें सोच विचार करने के लिए। अगर ये इस पे लोकसभा और राज्यसभा में जिस भी हाउस में ये बिल लाया गया है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस को, जो भी उनकी रिकंसिडरेशन है, अगर वो चेंजेस के साथ भेजते हैं या विदाउट चेंजेस के साथ भी भेजते हैं, तो प्रेसिडेंट को नेक्स्ट टाइम साइन करना ही होगा। समझ गया? अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है एंड दूसरी बार वो बिल प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए आता है विदाउट चेंजेस और विद चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पासेस, कैन बी सेंट फॉर जॉइंट सिटिंग, इज डेडलॉक। डेडलॉक की सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जॉइंट सिटिंग होगी। बिल समझ में आ गए सारे, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड प्रोविजंस किस में है, आर्टिकल 110 में दिए हुए हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड मनी बिल्स में देख लेते हैं एक बार। डील्स विद द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंशियल मैटर्स, डील्स ओनली विद टैक्सेशन, बोरोइंग्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। आर्टिकल 107, आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर लोकसभा और राज्यसभा, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स, रिजेक्ट द बिल और डिले इफ इट फॉर 6 months, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के अंडर में अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं, रिजेक्ट किया जा सकता है और डिले किया जा सकता है फॉर 6 months, ठीक है।
कैन ओनली सजेस्ट अमेंडमेंट विद इन 14 days बट कैन नॉट रिजेक्ट और डिलेड बियॉन्ड 14 days। क्योंकि ये लोकसभा में होता है ना, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है, यहाँ पे राज्यसभा के पास पावर होती है। नॉट रिक्वायर्ड, स्पीकर का सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, यहाँ के स्पीकर सर्टिफाई करता है कि ये मनी बिल है। ज्वाइंट सिटिंग पॉसिबल इन केस ऑफ डेडलॉक, यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। प्रेसिडेंट कैन साइन, विदहोल्ड और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के केस में अगर वापस से बिल आता है तो प्रेसिडेंट को साइन देना ही होगा। एंड प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, नो पावर टू रिटर्न। ठीक है, मनी बिल में क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है, प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन ली जाती है, इसलिए प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने ही होते हैं। तो मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल। अब हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस प्रोसेस से एक बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, वो कानून बन जाता है। तो जब कोई भी पर्सन, कोई भी जो मिनिस्टर है, वो कोई बिल सबसे पहले किसे देगा? वो स्पीकर को देगा। वो बताएगा कि मैं ये बिल लाना चाहता हूँ। तो उसके फेजेस होते हैं, 3 फेजेस में या 3 रीडिंग में किसी बिल को देखेंगे, हम समझेंगे। पहली रीडिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें मंत्री जो होते हैं, मंत्री जैसे स्पीकर के पास गए, स्पीकर ने परमिशन दे दी कि ठीक है, आप ये प्रस्ताव सबको पेश कीजिए। ठीक है, जो मंत्री साहब हैं वो बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस भी हाउस में इंट्रोड्यूस होना है, लोकसभा, राज्यसभा, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ टाइटल बताएंगे और उस जो बिल लाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ये बिल क्यों लाना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस समय कोई भी डिबेट नहीं होगी। ठीक है, और इसे फिर गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग क्या है, एक टाइप की फॉर्मल रीडिंग होती है जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, टाइटल बताया जाता है बिल का। यहां तक अभी भी कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक, दूसरा, अब आ जाओ सेकंड रीडिंग पे। सेकंड रीडिंग में बेसिकली डिटेल डिस्कशन होता है, यहीं पे बिल की असली स्क्रूटनी होती है। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या देखा कि सिर्फ जो मिनिस्टर साहब हैं वो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, टाइटल बता रहे हैं। सेकंड रीडिंग जो होती है, इसको 2 स्टेजेस में बांटा गया है। पहला है कमेटी स्टेज और दूसरा है कॉन्सिडरेशन स्टेज। कमेटी स्टेज में क्या होता है, देखो, कोई भी बिल जो होता है जब मंत्री लेके आते हैं तो वो उससे हो, जरूरी नहीं है कि वो सारे फील्ड के एक्सपर्ट हों। सपोज कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल लेके आए, ठीक है, अब जब वो बिल बनता है उनको ये नहीं पता होता है कि हो सकता है कि ये जो बिल है, जो इसके क्लॉजेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को वायलेट कर रहे हो, या एनवायरमेंट को उनकी वजह से कुछ हानि पहुंच रही हो, है ना, या कोई दूसरा लॉ जो है, कोई दूसरा कानून जो है वो अफेक्ट हो रहा हो नेगेटिवली, है ना। तो उनको, वो फाइनेंस से रिलेटेड बिल लाए हैं लेकिन उनको बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में अभी क्लियरली नहीं पता होता, क्योंकि वो उस दूसरे फील्ड्स के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो इस चीज़ से डील करने के लिए, है ना, हमारी सेलेक्ट कमेटी बताई जाती है, ज्वाइंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी। सेलेक्ट कमेटी क्या है, जैसे लोकसभा की, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी हो गई। ज्वाइंट कमेटी जब दोनों के मेंबर्स होते हैं। सेलेक्ट कमेटी में जो भी बिल लाया गया है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट आते हैं। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड अगर बिल लाया गया तो फाइनेंस रिलेटेड एक्सपर्ट्स बैठेंगे। एनवायरमेंट रिलेटेड कोई बिल लाया गया तो एनवायरमेंट जो डिफरेंट लॉज हैं उनसे रिलेटेड कोई बिल एक्सपर्ट बैठेंगे। अब ये जो बिल है इस पे सोच विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और इस मंथन के बाद जो भी उनमें जहां पे लगेगा कि कुछ चेंजेस लाने चाहिए, ये कमेटी क्या है, इन चेंजेस को सजेस्ट करेगी। फिर जब ये चेंजेस सजेस्ट हो गए, फिर उसके बाद आता है कॉन्सिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, बिल जो हमारे मंत्री साहब हैं, बेसिकली क्या है, जो बिल होता है, कोई भी बिल जो ड्राफ्ट होता है उसमें बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट होता है। तो इस डॉक्यूमेंट को सारे मंत्रियों को बांट दिया जाता है और मंत्री साहब एक एक करके सारे क्लॉजेस को पढ़ते हैं। हर क्लॉज पे डिबेट डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है। ठीक है, और ऐसे करके पूरे के पूरे सारे क्लॉजेस पे अमेंडमेंट को बताया जाता है कि यहाँ पे चेंजेस लाए जा सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस लाए जा सकते हैं, सारे प्रपोज किए जाते हैं। जब फाइनली एक बार पूरा बिल बन जाता है, जहां जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो लाने हैं नहीं लाने हैं, देखते हो ना, हल्ला गुल्ला होता है कोई भी बिल आता है तो वो सारी चीजें कंसिडरेशन स्टेज वाली ही होती है। पार्लियामेंट की कभी आप देखना जाकर के, डिबेट डिस्कशंस जो होती हैं वो जब भी कोई बिल आता है, देखते नहीं हो, कुर्सी वुर्सी फूंक दे, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में तो कई बार कैसा होता है, कुर्सी वुर्सी भी फेंक देते हैं, वो यही होता है, कंसिडरेशन स्टेज की चीजें होती हैं। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, जब बिल आ गया आपके पास तो मेजर अमेंडमेंट, उसके बाद क्या होता है, फाइनल इस पे वोटिंग होती है।
ठीक है। और एक बार इस पे वोटिंग हो गई पूरे बिल पे तो फिर इसको अदर हाउस में मूव करा दिया जाता है और अदर हाउस में भी सेम प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। द बिल फॉलोज द सेम 3 रीडिंग्स इन द सेकेंड हाउस। ठीक है। अब सेकेंड हाउस से क्या होगा, या तो ये पास कर देंगे तो फिर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, और नहीं पास करेंगे फिर ज्वाइंट सिटिंग का क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग का एक प्रोसेस है। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग किस केस में नहीं हो सकती है, मनी बिल्स के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। मनी बिल्स के केस में लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है, सॉरी राज्यसभा के पास तो कोई पावर ही नहीं है ना, तो उस केस में मनी बिल में तो पास करना ही पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्या होता है, अगर एक हाउस ने पास किया दूसरे ने नहीं पास किया तो फिर वो बिल पास ही नहीं होगा। ठीक है, इट हैपेंस इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, तो ऑर्डिनरी बिल के केस में हमारे पास या तुम्हारे फाइनेंशियल बिल्स के केस में पास हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग का प्रोसीजर होता है। ज्वाइंट सिटिंग के केस में जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं। और ये अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो फिर डिप्टी स्पीकर होते हैं। यहाँ पे वाइस, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है या कहो चेयरपर्सन है किसके, राज्यसभा के, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करने की। फिर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकते हैं, वो लॉ बन जाएगा, विद होल्ड कर सकते हैं तो बिल फेल हो जाएगा लंबे समय तक। अभी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वहां पे एक पावर दी गई है हमारे प्रेसिडेंट को जहां पे वो जो बिल है उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अपने पास ही रख लेंगे। रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के केस में बिल वापस चला जाएगा हाउस के पास, हाउस उसे चाहे कंसिडर करे, मतलब उसमें चेंजेस लाए चाहे ना लाए, अगर वापस वो प्रेसिडेंट के पास आता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन द प्रेसिडेंट मस्ट गिव द साइन असेंट, बिकमिंग ए लॉ। जैसे ही प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला ये क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, इसको लागू कर दिया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसके लिए अलग से कुछ पॉइंट्स डाले हैं जो मुझे लगता है आप सभी को जानना चाहिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सारी वही चीज़ें किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, आइदर हाउस, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर के द्वारा। नो प्रेयर, इसमें क्या है, प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अप्रूवल इन बोथ द हाउसेस, इस पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्पेशल मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, मतलब मोर देन 50% प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड सिटिंग। इसमें ज्वाइंट सिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर बिल एक हाउस में नहीं पास हुआ तो दूसरे हाउस में ऑटोमेटिकली वो बिल फेल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर स्टेट को अफेक्ट कर रहा है तो उसमें एक स्टेज और ऐड हो जाएगी, क्या, हाफ ऑफ द स्टेट से इसको अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, हाफ ऑफ द मोर देन 50, मोर देन मतलब हाफ नहीं, हाफ से ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रेटिफाई इट बाय सिंपल मेजॉरिटी, तभी जाकर के वो बिल पास हो पाएगा। और इसके बाद जब ये आपका अगर स्टेट को अफेक्ट कर रहा है, उनके बाद जब स्टेट से भी उस चीज़ को अप्रूवल मिल जाती है तब जाके प्रेसिडेंट के फिर असेंट होंगे। वन पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट देन सेट फॉर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर और प्रेसिडेंट्स असेंट। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, नो पावर टू रिजेक्ट और रिटर्न। हमने पहले भी देखा। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ तो हमने बिल्स को जाना, बिल से कैसे एक बिल एक्ट बन जाता है उसे समझा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को समझा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वीटो पावर क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास। याद है प्रेसिडेंट का जब लेक्चर हो रहा था तो वहाँ पे मैंने वीटो पावर के बारे में कहा था कि जब हम लोग बिल के बारे में जानेंगे, जब लेजिस्लेटिव प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे एक बिल एक एक्ट बन जाता है, तब मैंने बोला था कि तब मैं आपको वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अगर देखा जाए तो क्या क्या पावर दी गई है, तो विथहोल्ड, रिटर्न और डिले द असेंट। ठीक है, या तो किसी भी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, या डिले कर सकते हैं बिल को साइन करने से, और इसी को कहा जाता है इनका वीटो पावर। ये वीटो पावर कौन कौन से हैं, टाइप्स देखो तो एब्सोल्यूट वीटो मतलब कंप्लीट रिजेक्शन, कंप्लीटली रिजेक्ट करना किसी भी पावर को। देखो वीटो पावर्स के पहले अगर टाइप देखा जाए तो एक होता है एब्सोल्यूट वीटो मतलब कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना, सस्पेंसिव वीटो सेंडिंग बैक फॉर द रिकंसिडरेशन, और पॉकेट वीटो टेकिंग नो एक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन ना लेना। ठीक है,
इंडियन प्रेसिडेंट के पास जो है, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास तीनों वीटो पावर है। एब्सोल्यूट वीटो भी है, कंप्लीटली रिजेक्ट करने का पावर है। सस्पेंसिव वीटो भी है, मतलब किसी भी बिल को वापस भेजने का पावर है। एंड रिकंसिडरेशन के लिए पॉकेट वीटो भी है कि उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। जैसे एग्जाम समझते हैं, एब्सोल्यूट वीटो होता है टोटल रिजेक्शन। द प्रेसिडेंट कैन कंप्लीटली रिजेक्ट एन बिल एंड डज नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। द बिल फेल्स एंड डज नॉट बिकम अ लॉ। इस केस में क्या होगा, बिल आपका फेल हो जाएगा। क्या होता है, दो केसेस में यूज होता है। व्हेन ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनएमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज पास्ड एंड देन प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस असेंट। किसी प्राइवेट मेंबर बिल के पे प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंट को मना कर सकते हैं। दूसरा, व्हेन ए गवर्नमेंट हैज फॉलन बिफोर द बिल गेट्स प्रेसिडेंट सिग्नेचर द न्यू गवर्नमेंट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट टू रिजेक्ट इट। सपोज कोई बिल है जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और प्रेसिडेंट सिग्नेचर उस पर नहीं हुए हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाती है, आइदर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या फिर 5 साल पूरे हो जाते हैं, एक्सपायरी टर्म एक्सपायरी हो जाती है। नया जो गवर्नमेंट फॉर्म होकर आती है वो कहती है कि वो एडवाइस, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, वो काउंसिल प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि आपको ये बिल नहीं रिजेक्ट करने की एडवाइस देते हैं, ठीक है बेसिकली। तो क्या होगा, उस केस में भी प्रेसिडेंट अपने एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं, उसे टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूज्ड एब्सोल्यूट वीटो ऑन द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल आफ्टर द गवर्नमेंट चेंज्ड, ठीक है। पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन रिजेक्टेड द पोस्ट ऑफिस बिल विच अमेंड द एम्ड टू कंट्रोल पोस्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। 1992 में भी राज वेंकटा रमन जो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, वो पोस्ट ऑफिस बिल को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था और रिजेक्ट कर दिया। एक सस्पेंसिव वीटो मतलब जब रिकंसिडरेशन के लिए किसी भी बिल को वापस भेजा जाए। द प्रेसिडेंट कैन सेंड बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन एंड द प्रेसिडेंट मस्ट साइन। अगर वापस आ गया तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना ही होगा। ये एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ मनी बिल। इन 1986 प्रेसिडेंट जयाल सिंह यूज्ड सस्पेंसिव वीटो ऑन इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट दैट एम टू रेस्ट्रिक्ट द पोस्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये बिल जो है क्या हुआ था, ये बिल जो लाया गया था राजीव गांधी के टाइम में लाया था, जिसे जयाल सिंह ने साइन करने से सस्पेंसिव वीटो का यूज करते हुए वापस भेज दिया था। पॉकेट वीटो टेकिंग नो ऑक्शन, ठीक है। इसमें क्या था, द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्ट। इसमें प्रेसिडेंट कुछ नहीं करते हैं, साइन ही नहीं करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। यूएस के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंट को अनलाइक यूएस प्रेसिडेंट हु मस्ट एक्ट विद इन 10 days, द इंडियन प्रेसिडेंट हैज नो टाइम लिमिट टू अप्रूव और रिजेक्ट द बिल। देखो यूएस प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो उनको 10 दिन के अंदर उसको या तो मतलब उसको 10 दिन में उसमें एक्ट करना होता है, या तो रिजेक्ट करें या अप्रूव करें। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। पॉकेट वीटो के केस में प्रेसिडेंट जो है उसको होल्ड कर सकते हैं और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो 1986 में प्रेसिडेंट जयाल सिंह ने यूज द पॉकेट वीटो ऑन द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, रिफ्यूजिंग टू एक्ट ऑन इट। तो समझ में आए तीनों जो तीनों हमारे बिल हैं। और एक है वीटो ऑन स्टेट बिल्स। हाँ, ये भी एक समझ लो। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, अगर गवर्नर को लगता है कि इन बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई स्टेट है वो अब ऐसा बिल लिया है कि हमें भारत से ही अलग हो जाना है, ऐसा बिल लेके आ जाए कि हमें इंडियन यूनियन से सेपरेट कर लेना है अपने आप को। तो ऑब्वियस ही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है ना। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो बेसिकली इस तरह के बिल्स को गवर्नर या कुछ भी ऐसे बिल जो गवर्नर को लगता है कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए रखना चाहिए, वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट चाहें और उनको ऐसा लगे कि ये जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो ये बिल लाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है या देश के हित में नहीं है, तो उसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। इफ ए बिल इज पास्ड बाय ए स्टेट लेजिस्लेचर इज सेंट to the president for approval, the president can give assent, withhold assent or send it back for the reconsideration. If passed again, the president is not bound to give assent, unlike union bills. यहाँ पे कोई ऐसी बंदिश नहीं होती है कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा गया तो प्रेसिडेंट उसे साइन करना ही करना है। प्रेसिडेंट उसे अगर विदहोल्ड कर लेंगे तो बिल फेल हो जाएगा। अगर इंडियन और यूएस प्रेसिडेंट के जो ये है मतलब वीटो पावर का कंपैरिजन किया जाए
तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो भी है, सस्पेंसिव भी है और पॉकेट वीटो भी है यहाँ पे, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है, यहाँ पे 10 डेज का टाइम लिमिट है। सस्पेंसिव वीटो में कैन बी ओवर रिडन बाय सिंपल मेजोरिटी, कैन बी ओवर रिडन बाय 2/3 मेजोरिटी। सस्पेंसिव वीटो क्या था, जब रिकंसिडरेशन के लिए किसी बिल को भेजा जाता है। एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस बट मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। द स्पीकर सर्टिफाइज ए बिल अ मनी बिल एंड राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर इट। ठीक है, जो स्पीकर होते हैं वो सर्टिफाई करते हैं क्या कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंश्योर्स थ्रू डिस्कशन बिफोर इट बिकम्स लॉ। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही देखा ना कि कोई बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, वो एक्ट कैसे बनता है। एब्सोल्यूट वीटो टोटल रिजेक्शन, बिल फेल्स। सस्पेंसिव वीटो रिकंसिडरेशन, ये रिकंसिडरेशन वाला पॉइंट आई डोंट नो मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया आज। पॉकेट वीटो नो एक्शन नो टाइम लिमिट, मनी बिल्स कैन नॉट बी रिटर्न ओनली अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। ठीक है, मनी बिल्स को रिटर्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपना फीडबैक देना मुझे कमेंट में। आज हमसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब जगह जुड़ सकते हैं। जल्दी मैं द हिंदू का डेली डिस्कशन शुरू करने वाला हूँ आप सभी के लिए, एंड आई थिंक वो सब आप बहुत ज़रूरी भी है कि, और वो सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं डेली एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा, सो डैट हम लोग आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करते रहें। और तो आप सभी जुड़ें। और इंडियन पॉलिटी ख़त्म होने वाली है, ज़्यादा कुछ जुडिशरी के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनेगी, तो उसके बाद फिर मैं इंडियन इकोनॉमी की भी लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो जो भी बच्चे मतलब इस सीरीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अभी तो मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इस मंथ थोड़ा सा इशू रहेगा, बट नेक्स्ट मंथ से जो लेक्चर्स होंगे वो लाइव लेक्चर होंगे। तो आप लोग शेयर करें और लोगों के साथ, जो नए हैं, जो बच्चे जिनको बिल्कुल इस फील्ड में यूपीएससी की तैयारी में, इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, उन तक इन मैसेज को पहुंचाइए। ये लेक्चर्स आपको मैं काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा हूँ। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे, किसी भी टेस्ट सीरीज़ को दोगे, आई गारंटी यू कि आपको फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये मैगजीन डेली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। एंड चलिए इसी उम्मीद के साथ आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरे जोश को बनाए रखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे ट्यून्ड टू सिंगा क्लासेस।